हेलो स्टूडेंट्स, सहस्त्र अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पर चर्चा करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के नामकरण पर चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ और किन किन मान्यता के अनुसार इसका नामकरण को माना जाता है और छत्तीसगढ़ का नामकरण जो है इनके कई मान्यताएं हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम अन्य जो स्थान है जैसे रायपुर है, बस्तर है, रतनपुर है, इनके भी विविध नामों को पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम चालू करते हैं छत्तीसगढ़ के पीछे के नामकरण के कारण। प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ में 36 किले अर्थात दुर्ग हुआ करते थे। अब ये 36 किले जो है 18 गढ़ों में अर्थात 18 किलों में विभाजित था। शिवनाथ नदी जो कि छत्तीसगढ़ के लगभग मध्य से होकर बहती है, ये इसके उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़ हुआ करता था। तो ये 18 गढ़ जो है बाद में आकर के छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ। दूसरी मान्यता के अनुसार एक विद्वान थे जे.वी. वेगलर महोदय, इनके अनुसार से महाभारत काल में एक राजा हुआ करता था जिनका नाम था जरासंध। अब ये क्षेत्र जो है उस समय महाभारत काल के समय में जरासंध के राज्य शासन से उसके बाहर था और इसलिए उस समय में जरासंध राजा जो है बहुत अत्याचारी और आतंकित राजा थे। अब इनके आतंक और अत्याचार से परेशान होकर के उस क्षेत्र के अर्थात जरासंध राजा के क्षेत्र के निवासी लोग 36 स्वर्णकार के परिवार जो है इस क्षेत्र में आकर के बस गए। वो 36 घर जो है, जो 36 स्वर्णकारों का घर जो है धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के छत्तीसगढ़ कहलाने लगा। तो ये एक मान्यता है, ये मान्यता है वेगलर महोदय के अनुसार है। अगली मान्यता के अनुसार राय बहादुर डॉक्टर हीरालाल राय बहादुर के अनुसार से ये क्षेत्र जो है पहले महाजनपद युग में चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। अब ये चेदी महाजनपद धीरे धीरे क्या हुआ, ये छत्तीसगढ़ कहलाने लगा। ये छत्तीसगढ़ ही अपभ्रंश होकर के बाद में अर्थात आधुनिक काल में छत्तीसगढ़ कहलाने लगा। ये डॉक्टर राय बहादुर हीरालाल के अनुसार है ये मान्यता। इसकी उन्होंने एक गजेटियर पारित हुआ था, जबलपुर गजेटियर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसका उल्लेख प्राप्त होती है। दक्षिण कौशल के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है, जो कि वाल्मीकि कृत रामायण में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। रामायण काल में एक जो विद्वान थे वाल्मीकि, उनके द्वारा ही रामायण का रचना किया गया। उसमें 2 कौशल, एक उत्तर कौशल एक दक्षिण कौशल का नाम हमें प्राप्त होती है और इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के अंदर में शामिल किया गया था। यदि हम इसकी साहित्य में या फिर अभिलेख में इसकी हम उल्लेख की बात करें तो जाजल देव जो कि रतनपुर के राजा थे, उनके रतनपुर अभिलेख में इसकी जानकारी प्राप्त हमें मिलती है। आगे एक और मान्यता के अनुसार कौशल, जो कि इस क्षेत्र का ही एक नाम है कौशल, महाकवि कालिदास में रघुवंशन नामक एक पुस्तक लिखा जिन्होंने इस क्षेत्र को कौशल के नाम से उल्लेख किया है। तो इसको हम याद रखेंगे। एक और नाम से संबोधित किया गया है जो महाकौशल, एक ब्रिटिश विद्वान थे अर्थात मानव शास्त्र से अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने इस क्षेत्र को महाकौशल के नाम से संबोधित किया। इसका उल्लेख हमें मिलता है उस समय जब एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। महाभारत काल की हम बात करें तो महाभारत काल में इस क्षेत्र को प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ के यदि हम अधिष्ठित के रूप में हम बात करें तो एक भूगोलवेत्ता थे टालिनी, जो कि भूगोल के विद्वान थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रदेश के उत्तर क्षेत्र में 36 अधिष्ठित पर्वत, छत्तीसगढ़ में 36 अधिष्ठित पर्वत हुआ करते थे उत्तर दिशा में, इसके कारण यहाँ छत्तीसगढ़ का नामकरण हो गया। गुप्त काल की हम चर्चा करें तो गुप्त काल में भी इस क्षेत्र का उल्लेख छत्तीसगढ़ के नाम से हुआ है। गुप्त काल की हम चर्चा करें तो गुप्त काल में भी इस क्षेत्र का उल्लेख दक्षिण कौशल के नाम से होने का प्रमाण मिलता है। एक गुप्त काल के साहित्यों में हमें प्राप्त होती है और गुप्त काल के अन्य जो अभिलेख है उसमें भी दक्षिण कौशल के नाम से
प्राप्त होती है। यदि हम मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में हमारा राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य रतनपुर राज्य के अंतर्गत शामिल था और एक विद्वान थे, कवि थे अबुल फजल। इन्होंने अपनी रचना आईने अकबरी में इस क्षेत्र को रतनपुर राज्य के अंतर्गत शामिल किया है। साहित्य के संदर्भ में यदि हम देखें तो साहित्य के संदर्भ में लक्ष्मीनिधि राय जो कि खैरागढ़ रियासत के राजा हुआ करते थे, उन्होंने 1494 अर्थात 15वीं शताब्दी में 1494 में लक्ष्मीनिधि राय के दरबारी कवि दलपत राव, इन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ का साहित्य में उल्लेख किया है। इन्होंने लिखा, लक्ष्मीनिधि राय सुनो दचित गढ़ छत्तीसगढ़ में गढ़ैया न रही। तो इस टाइप से उन्होंने छत्तीसगढ़ में का प्रयोग किया है। संभवतः इस नाम को साहित्य में सबसे पहले प्रयोग माना जाता है, अर्थात छत्तीसगढ़ का सबसे पहला प्रयोग दलपत राव ने किया था। यदि हम राजनीतिक संदर्भ में यदि हम देखें तो कलचुरी काल में एक राजा थे, राजा का नाम था राज सिंह। राज सिंह इनके कवि थे गोपाल मिश्र जो कि रतनपुर के एक राजा थे। उनके कवि गोपाल मिश्र, इनके द्वारा एक रचना किया गया, उनका नाम था खूब तमाशा। खूब तमाशा ग्रंथ में इन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया है। ये जो घटना जो है, ये जो रचना है संभवतः 1689 माना जाता है, इसके आसपास में माना जाता है। आप 1689 आप ले सकते हैं। और आगे हम संदर्भ करें यदि मराठा कालों के समय में, मराठा काल के समय में मराठों द्वारा 1707 में एक आदेश पारित हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हमें प्राप्त होती है। इसकी जानकारी जो है एक विद्वान थे काशीनाथ गुप्ते की, उनकी रचना नागपुरकर भौसल्यायांची बखर, इसमें इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब आगे हम एक और देखते हैं शासकीय संदर्भ में। ब्रिटिश काल के समय में कैप्टन ब्लंट ने अपनी यात्रा दक्षिण, जब उन्होंने अपनी यात्रा किया उस समय 1910 में एक बिलासपुर में गजेटियर पारित हुआ था, उसमें छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख उन्होंने किया था। तो ये शासकीय संदर्भ में हो गया। गायन के संदर्भ में देखें तो बाबू रेवाराम इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया है। इनका ग्रंथ था विक्रम विलास। इन्होंने 1896 में इसकी रचना किया और इसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। ये हमारा अन्य नाम हो गया छत्तीसगढ़ के विषय में, और अन्य राजाओं के द्वारा नामकरण हमने देखा, अन्य कालों के साथ नामकरण हमने देखा। आगे हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों के नाम के विषय में कि अन्य काल में विविध नामों से जाना आना गया है। तो बस्तर के विषय में हम चर्चा करेंगे। बस्तर छिंदकनाग वंश के काल में, शासन काल में चक्रकोट या भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता था। बस्तर क्षेत्र चक्रकोट या भ्रमरकोट के उस समय इस नाम से इनको पुकारा जाता था। यदि हम महाभारत काल की बात करें तो बस्तर क्षेत्र को महाभारत काल में कांतार या महाकांतार के नाम से पुकारा करते थे। कांतार या महाकांतार का अर्थ होता है महान जंगल। जैसे आप जानते ही हैं बस्तर क्षेत्र जंगलों से समृद्ध है और हमारा प्रकृति से भरा पूरा क्षेत्र है। उस समय भी महान जंगल के नाम से जाना जाता था, अर्थात महाकांतार के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे महाभारत काल में कांतार या महाकांतार, छिंदकनाग वंश के शासन काल में चक्रकोट या भ्रमरकोट, और रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। दंडकारण्य के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि उस समय उस क्षेत्र में एक राजा दंडक हुआ करते थे, उन्हीं के नाम से क्षेत्र का नाम दंडकारण्य नाम पड़ा। यदि हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी अलग अलग कालों के हिसाब से कई नाम उनके प्राप्त होती है। सतयुग की बात करें तो सतयुग में रायपुर को कनकपुर के नाम से जाना जाता था। त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में हाटकपुर, द्वापर युग में कंचनपुर और कलचुरी काल में रायपुर। तो ये चार नाम है, सतयुग में कनकपुर, त्रेता युग में हाटकपुर, द्वापर युग में कंचनपुर और कलचुरी काल में रायपुर। तो कलचुरी काल से ही रायपुर का नामकरण जो अभी तक चला आ रहा है। आगे हम रतनपुर की बात करें तो रतनपुर जो कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी के नाम से जाना जाता है और इसके भी हर युग में अलग अलग नाम
प्राप्त होती है। जैसे सतयुग में मणिपुर, त्रेता युग में माणिकपुर और द्वापर युग में हीरापुर, ये 3 नाम हमें मिल गई। और कलचुरी काल में इसको रतनपुर या कुबेरपुर के नाम से जाना गया। अब यही से कलचुरी काल से ही वहाँ का नाम जो है रतनपुर पड़ा है और आज तक हम इसको रतनपुर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे विविध नाम हो गए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के स्थानों के संदर्भ में। इन नामों को आप याद रखें, एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ के व्यापम हो या पीएससी हो, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन नामों को आप याद रखेंगे, आगे के विषय में, आगे के टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।